हम्म। हेलो एवरीवन। मैं फरहत बोल रही हूँ। कल हमने सेमेस्टर एमए सेमेस्टर 2 का क्लास लिया था। कल हमारा टॉपिक था अफसाना किसे कहते हैं। आज हम लोग में उसी में आगे बढ़ने जा रहे हैं, उसका पार्ट 2, जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि अफसाने की अज़ाई तरकीबी क्या है। तो हम लोग कल जान चुके हैं कि अफसाने की तारीफ़ है ना, अफसाना किसे कहते हैं, अफसाने की खुसूसियत क्या है। आज हम लोग देखेंगे अफसाना को बनाने के लिए किन किन मवाद की ज़रूरत होती है, अफसाने किन चीज़ों से मिलकर बनती है। तो जिसमें सबसे पहला है हमारा वहदत ताशुर है, जिसमें किरदार है, मुकालमा है, ज़मा मकां है, मौजू है, मवाद है। इन सारी चीज़ों को मिलकर एक अफसाना को बनाने की ज़रूरत होती है। तो हम लोग ये 1 बाय 1 एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चीज़ जो है इसके लिए जो ज़रूरी है वो है वहदत ताशुर। अफसाने की खूबी इसमें है कि इसके आगाज़, वस्त और इख्तिताम यानी आखिर में एक ऐसा तसलसल हो कि कहानी पढ़ने वाले के जहन में एक असर छोड़ जाए। अफसाने लिखने वाले नकादों ने वहदत तासुर को अफसाने का बुनियादी मकसद करार दिया है। इसे अफसाने का एक आम जज़्बा भी तस्लीम किया गया है। तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो है हमारा वहदत तासुर। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्लॉट। कहानी में इंसानी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ जो वाक़यात बयान किए जाते हैं, उन तमाम वाक़यात है ना, मवाद की फ़नी तरतीब को अफसाना निगारी की इस्तिलाह में प्लॉट कहा जाता है। जिस कहानी में वाक़यात जू के तू पेश किए जाए या वो किसी रुकावट या उलझाव के बगैर लिख दिए जाए, उसे अफसाना नहीं कहा जा सकता। ये एक महज वाक़या निगारी होगी, है ना। इसलिए कहानी में पेश करदा वाक़यात, किरदार और माहौल को बेहतर और मुनासिब तौर पर फ़नी तरतीब के साथ नुमाया करने का अमल ही प्लॉट कहलाता है। प्लॉट की खूबी यही है कि ये मुनज़्ज़म और मुरत्तिब होने चाहिए। इस खूबी के बाइस बहुत से कारीन प्लॉट को कहानी के मानों में लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। प्लॉट दरअसल कहानी की बुनियाद है ना। तो दूसरा चीज़ जो हो गया वो हो गया तुम्हारा प्लॉट हो गया। पहला था तुम्हारा वहदत तासुर, दूसरा प्लॉट है, तीसरा हम लोग देखेंगे किरदार। वाक़यात व किरदार के बगैर कहानी कभी भी नहीं बन सकती, चाहे वो दास्तान हो, नावल हो, अफसाना हो या ड्रामा हो। सभी चीज़ों में इसकी ज़रूरत पड़ती है। वाक़यात व किरदार ना हो तो ये अपनी पहचान नहीं बना सकते। किसी भी अफसाने में प्लॉट, किरदार और फ़ज़ा को इस लिहाज से भी अहमियत हासिल है कि ये तीनों ही अफसाने की इमारत तामीर करते हैं। हर कहानी में ये अनासिर मरकज़ी किरदार अदा करते हैं। जब तक ये चीज़ नहीं होगा एक अफसाना कभी भी नहीं बन सकता या उसकी तकमील नहीं की जा सकती, है ना। बहुत से अफसाना निगारों ने किरदार को अफसाने का महवर बना डाला है और वो किरदार को मरकज़ मानकर ही कहानी की तश्कील करते हैं। इंसानी ज़िंदगी के गिर्द घूमती हुई कहानी ने अफसाने के लिए किरदार निगारी को लाजिम करार दिया है ना। यानी तीसरा चीज़ जो इसके लिए ज़रूरी है वो वाक़यात व किरदार है। आगे देखेंगे ज़मा व मकाम। यानी अफसाना निगार को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि उसका किस्सा जिस मुकाम और जिस शहर से ताल्लुक़ रखता हो उसकी मुनासबत उससे होनी चाहिए। अफसाने के वाक़यात किस मुकाम और किस ज़माने से ताल्लुक़ रखते हैं, ये ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी होता है कारी के लिए, क्योंकि ज़मा व मकाम का अपने किरदार पे गहरा असर होता है। किसी भी किरदार का अमल और रद्द-ए-अमल अपनी मख़सूस माहौल का असर हासिल होती है, ठीक है। एक गैर मुहज़्ज़ब और ज़ाहिल घराने में परवरिश पाने वाले किरदार को इंतहाई बाइख़्लाक़ और दानिश्वर के तौर पर पेश करने से अफसाना गैर दिलचस्प हो जाता है। अफसाने में किरदार के रवैये और माहौल के तकाज़े में हमआहंगी बहुत ज़रूरी है ना। अफसाने में किसी भी किरदार की ज़िंदगी का उसके माहौल से गहरा ताल्लुक़ होना ज़रूरी है, तभी वो जीता जागता किरदार नज़र आता है और हकीकी ज़िंदगी उसमें दिखाई देती है। तो तीसरा चीज़ जो है वो ज़मा व मकाम भी है, यानी किस्सा कहाँ से उठाया गया है, किस माहौल में कहाँ से लिया गया है, किस आयत में लिया गया है, सारी चीज़ों की अक्कासी एक नकाद या कहानी लिखने वाले के जहन में होना बहुत ज़रूरी है। और चौथा चीज़ जो है वो आगे चल के हम देखते हैं वो मवाद है। अफसाने में किसी ख़ास मौजू या किसी जज्बे, एहसास या कैफियत का इजहार बराह रास्त किया जाए तो ये अफसाना नहीं रहता। अफसाने का मकसद तो वाक़यात, सूरत, फ़िज़ा, किरदार और बयानी के दोस्त से कोई मखसूस तासुर उभारना या पैदा करना होता है। अफसाना निगार अपने मरकज़ी ख्याल को पेश करने और उसमें तासुर पैदा करने के लिए अफसाने में कुछ वाक़यात, कुछ किरदार और उनके जुमले, औसाफ, किरदारों की गुफ्तगू और ख़ास पस मंज़र और एक ख़ास फ़िज़ा को पेश करता है। ये तमाम लवाज़मात मवाद की हैसियत रखते हैं। मवाद को तरतीब देने के लिए सगुफ्ता तर्ज़ निगारी से काम लिया जाता है। चुनांचे मवाद के मुताबिक हैयत का इंतख़ाब किया जाता है। मवाद को हैयत पर बरतरी हासिल है। अफसाने निगार मवाद को देख कर ही उसके मुकम्मल तौर पर जाँचने के लिए अफसाने का ढांचा तैयार करता है। मवाद को ढांचे में इस तरतीब से रखना है कि कारी का ज़हन यानी पढ़ने वाले का ज़हन उस पर असर छोड़ जाए।
और चौथा चीज़ जो है, जो आखिरी चीज़ है, वो है मौजू का इंतखाब। हर तख्लीक का एक अपना मौजू होता है। यकीनन एक कलीदी हैसियत रखती है। ये मौजू दरअसल तख्लीक़कार का ख़्याल है, जिसे वो अपनी तख्लीक के लिए बुनियाद मानता है। ये हकीकत है कि अगर बुनियाद मजबूत होगी तो उस पर खड़ी होने वाली इमारत भी पायदार यानी मजबूत होगी। अफसाना अपनी इम्तियाज़ी खसूसियात के बाइस असनाफ़ अदब में एक अलहदा मौजूद रखता है, जिसका इन्हसार ज़्यादातर उसके मौजू पर होता है। अफसाने के लिए मौजू की कोई कैद नहीं होती है। अगर ये ज़िंदगी के हक़ाइक़ और वाक़यात पर मबनी हो तो एक उम्दा अफसाने की तख्लीक में नुमाया किरदार अदा करता है। तो ये चीज़ हुआ, एक अफसाने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला हम लोग देखें वहदत तासुर, दूसरा हो गया आपका प्लॉट, तीसरा हो गया किरदार, मुकालमा, ज़मा व मकाम, मवाद और मौजू। इन सारी चीज़ों को मिलाकर ही, इन सारी चीज़ों को लेकर ही एक अफसाने की तकमील की जाती है। इसके बिना पर एक अफसाना गैर मुकम्मल है। इसको अगर इन चीज़ों में से किसी भी चीज़ की कमी हो तो वो अफसाना मुकम्मल अफसाना नहीं कहा जाएगा। तो समझ में आई बात। हम लोग इससे आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि अफसाना से रिलेटेड कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगले दिन हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। यहीं पर आज हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।